खांसी आ रहा है भाई लोग, हो सकता है नॉर्मल खांसी नहीं है तो क्या है। नहीं भाई लोग, मैं डरा नहीं रहा हूँ। मैं एक नया टॉपिक के बारे में मैं आप लोग के सामने बात करने के लिए आया हूँ। ये फिर से एक अवेयरनेस वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के टाइम में ये डिजीज बहुत ज़्यादा इंडिया में फैल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूँगा टीबी के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि टीबी क्या है, टीबी कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, और टीबी इंडिया में इतना सारा टीबी का केसेस क्यों आता है आज के दिन में, और जो फैटलिटी रेट है, जो फैटल रेट है, ये बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी डिजीज, और इंडिया नंबर 1 पोजीशन पे आता है। इसलिए आज इस चीज़ में बात करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो वीडियो होने वाला है, ये जो आम पब्लिक है, आप लोगों के लिए एक अवेयरनेस वीडियो है। एंड जितने भी मेडिकल, फार्मेसी एंड नर्सिंग रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों के लिए भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्रॉपर मेडिकेशन, इसका प्रिवेंशन। इसमें पिछला जो वीडियो था, उस वीडियो में आप लोग बहुत ही मेरे को सपोर्ट दिखाए थे। अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। बहुत ही छोटा है, कॉन्साइज, बहुत अच्छे एक अवेयरनेस वीडियो है। पूरा टॉपिक के बारे में मैं डिटेल में बात किया हूँ। मलेरिया क्या है, कैसे वो फैल जाता है, कैसे स्प्रेड करता है, उसका लाइफ साइकिल क्या है, किस चीज़ की वजह से मलेरिया प्रिवेंट होगा, और उसका मेडिकेशन क्या है, इसके विषय में पूरा मैं बात किया हूँ। आशा करूँगा ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते। तो दोस्तों, पहले हम लोग एक छोटा सा कार्टून वीडियो के माध्यम से इस चीज़ का, टीबी डिजीज का एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं क्या है, फिर वीडियो में आगे बढ़ेंगे। चाय की दुकान पर रमेश की लगातार खांसी देख विजय को टीबी का शक हुआ। रमेश को नहीं पता था कि टीबी से पीड़ित मामा के साथ रहने से वह संक्रमित हो गया है। विजय के कहने पर अस्पताल जांच कराने पर रमेश के टीबी होने की पुष्टि हो गई। डॉक्टर ने बताया कि जल्दी इलाज शुरू करने से ठीक हो जाएगा। स्वास्थ्यकर्मी घर आकर दवाएं देंगे, टीबी का इलाज है। यह जानकर रमेश को राहत मिली। उसने विजय को धन्यवाद दिया और समझा कि टीबी के रोगी के खांसने या थूकने से बैक्टीरिया हवा में फैलते हैं। सावधानी से टीबी से बचा जा सकता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है वो कैसे बॉडी में धीरे धीरे ग्रो करता है, पूरा बॉडी में कैसे फैल जाता है। ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया हमारा हेल्दी बॉडी में घुसने के बाद फिर ग्रो करता है। 6 महीने से 1 साल के बीच में पूरा बॉडी में ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया ग्रो करता है। तो फर्स्ट जो इफेक्ट दिखाता है वो दिखाता है हमारा लंग एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी आर्टरीज पे धीरे धीरे इफेक्ट दिखाता है। ग्रो करने के बाद हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हमारा ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन नाकाम होने के बाद हम लोग बीमार हो जाता है। और बीमार होने पर हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा डायग्नोसिस टेस्ट करते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस हुआ है कि नहीं, एंड उसके बाद बहुत सारा ट्रीटमेंट रिज्यूम भी लेते हैं। तो अभी हम लोग एक पीपीटी के माध्यम से देखेंगे कैसे ट्यूबरक्लोसिस ग्रो होता है, उसका सिम्टम क्या है, उसके लिए ट्रीटमेंट कौन सा है, पूरा देखेंगे इस पीपीटी स्लाइड। तो फर्स्ट स्लाइड में हम लोग जानेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस क्या है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसका कॉज क्या है, उसका मेडिकेशन क्या है, ऐसे पूरा हम लोग जानेंगे धीरे धीरे। तो टीबी मेनली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मेनली इफेक्ट करते हैं हमारे लंग को एंड अदर ऑर्गन्स को, जैसे हो गया ब्रेन, स्टोमक्स, लंग्स एक्सेट्रा। हमारे इंडिया, यूरोप, चाइना, जितना सारा देश है, सभी देश में ट्यूबरक्लोसिस बहुत पहले से चलते आ रहा है। इसके वजह से बहुत सारा डेथ्स, ऑलमोस्ट 1 लाख से 1 करोड़ आदमी का हर साल डेथ होता है, और हमारा इंडिया का पोजीशन नंबर 1 पे है। ये खुशी का बात बिल्कुल नहीं है। 27% केसेस इंडिया से ही आता है। में हर साल लगभग 1 करोड़ लोग सफर होता है ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, एंड 26 लाख लोगों का मौत हो जाता है। एंड चाइना उसके बाद है, एंड मेनली जो इफेक्ट होता है 85% लंग में, एंड बाकी 10 to 12% केसेस होता है बाकी सारा ऑर्गन में। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी का बैक्टीरिया है, इसके वजह से लगभग वर्ल्ड का 1/3 पॉपुलेशन हर साल इफेक्टेड होता है। वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन में है टीबी, मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द वर्ल्ड। टीबी का बाकी जो 2 बैक्टीरिया है, माइक्रोबैक्टीरियम ओवियम एंड बोविस, ये दोनों बैक्टीरिया बहुत ही टाइम लेते हैं ग्रो करने में, लगभग 6 महीने से 1 साल। एंड HIV जो पेशेंट्स है, इन लोग टीबी से ज्यादा संक्रमित होते हैं। HIV पर्सनल के बॉडी में टीबी ग्रो होने का एक ही कारण है, क्योंकि उनका बॉडी में जो नॉर्मल इम्यून सिस्टम है बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। इसके वजह से टीबी का जो बैक्टीरिया है और बहुत ज्यादा फैल जाता है उनका बॉडी में, बहुत आसानी से भी फैल जाता है। टीबी मेनली 2 टाइप्स का होता है। कौन सा?
एक है लैटेंट टीबी, एक है एक्टिव टीबी। लैटेंट टीबी में ट्यूबरक्लोसिस का कोई भी लक्षण पहले से नहीं देखा जाता है, लेकिन एक्टिव टीबी में पहले से ही आपको लक्षण देखा जाएगा एंड आपका बाकी जो जितना भी सिम्टम्स है, जैसे हो गया हेडेक, भूख नहीं लगना, वेट लॉस, ये सब कुछ होगा। और भी एक है प्राइमरी टीबी, एक है सेकेंडरी टीबी। प्राइमरी टीबी में क्या होता है कि एक पर्सन फर्स्ट टाइम ट्यूबरक्लोसिस में संक्रमित हुआ है, और सेकेंडरी टीबी में क्या है, एक पर्सन ठीक हो गया लेकिन फिर से ट्यूबरक्लोसिस उनका वापस आ गया है। तो उस टाइम क्या होता है, मेनली 80 to 85% केसेस में लंग अफेक्टेड होता है और उसके बाद जितना भी परसेंटेज है बाकी बॉडी ऑर्गन्स उससे संक्रमित होता है टीबी से। ट्यूबरक्लोसिस का डायग्नोसिस में बहुत सारा टेस्ट का यूज होता है। पहले होता है एक्सरे, फिर होता है मॉलिक्यूलर टेस्ट, फिर होता है आपका सलाइवा का टेस्ट, ब्लड टेस्ट। ऐसे बहुत सारे का टेस्ट के माध्यम से आपको पता लगेगा कि आपको टीबी हुआ है कि नहीं, एंड टीबी का टाइप्स का भी पता चलता है। टीबी एक बार हो जाए तो दो टाइप का ट्रीटमेंट पहले टाइम से यूज होता है। एक होता है फर्स्ट लाइन ड्रग्स, एक होता है सेकंड लाइन ड्रग्स। जिन लोगों को टीबी फर्स्ट टाइम हुआ है उन लोग के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग है, जैसे हो गया पायराजिनामाइड, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजेट। इन ड्रग में एफिकेसी हाई है एंड टॉक्सिसिटी मिनिमम है। अगर आपका टीबी हो गया, फिर से ठीक हो गया, लेकिन फिर से वापस आ गया, उस टाइम हम लोग यूज करते हैं सेकंड लाइन ड्रग्स। सेकंड लाइन ड्रग में क्या यूज होता है, एमिकासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, पैराएमाइनोसैलिसिलिक एसिड्स एंड ऑल्सो बहुत सारा ड्रग का कॉम्बिनेशन में यूज होता है, जैसे हो गया एमिक्सिसिलिन प्लस आइसोनियाजेट, पैराजिनामाइड प्लस क्लैरिथ्रोमाइसिन एक्सेट्रा। जितना सारा टीबी का ड्रग्स है सभी कोई ना कोई केमिकल कैटेगरीज के अंदर आता है, उनका केमिकल मोइटी, केमिकल नेचर की वजह से। तो ये पूरा चार्ट है वही केमिकल मोइटी, केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो फर्स्ट ड्रग जो हम लोग देखेंगे उसको बोलते हैं आइसोनियाजेट बा INH। मेनली जो एक्टिव टीबी का पेशेंट्स है उस टाइम इस ड्रग को कॉम्बाइंड सिचुएशन में यूज किया जाता है। ये ड्रग का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो मेनली इनहिबिट करता है माइकोलिक एसिड, जो है बैक्टीरियल सेल वॉल का कंपोनेंट, एंड उसको इनहिबिट करने के बाद बैक्टीरियल सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता एंड बैक्टीरिया मर जाता है, एंड ये दिखाता है बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट। एंड ऑल्सो आइसोनियाजेट एक्ट्स एज अ प्रो ड्रग। प्रो ड्रग होता है जो ड्रग हमारे बॉडी में एंटर करने के बाद बहुत सारा एंजाइम या बहुत सारा मैकेनिज्म के प्रेजेंस में वो एक्टिव होता है एंड देन इफेक्ट दिखाता है। अभी जो ड्रग के बारे में हम लोग जानेंगे उस ड्रग का नाम है पैराएमाइनोसैलिसिलिक एसिड। जो ड्रग बैक्टीरियल सेल वॉल का कंपोनेंट फोलिक एसिड को सिंथेसिस नहीं होने देता है, और क्या होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है, बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है। इथाम्ब्यूटोल एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है जो एक्टिव टीबी के पेशेंट है उन लोगों के लिए ड्रग बहुत ज्यादा यूज होता है, एंड बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ट्यूबरक्लोसिस अगर आप लोगों का हो गया, जैसे माइकोबैक्टीरियम ओवियम, जिसमें बहुत सारा ट्यूबरक्लोसिस का और भी स्पीसीज एक साथ अटैक करते हैं अपने बॉडी में, उस टाइम पे हम लोग यूज करते हैं इथाम्ब्यूटोल को। पायराजिनामाइड भी सेम एक्टिव एंड लैटेंट टीबी दोनों के इसमें यूज होता है, एंड इसमें फैटी एसिड सिंथेसिस को रोक देता है एंड बैक्टीरियल सेल का डेथ हो जाता है। रिफाम्पिसिन एक सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक है। सेमी सिंथेटिक मींस जिसको नेचुरल एंड केमिकल सोर्स दोनों से ही लिया जाता है। ये जो एंटीबायोटिक से ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है, एंड ये जो एंजाइम है ये एंजाइम हेल्प करता है डीएनए आरएनए सिंथेसिस में। ये बंद हो जाता है, इसलिए बैक्टीरिया सेल का डेथ हो जाता है। बेडाक्विलिन एक ऐसा ड्रग है जिसको यूज किया जाता है जब बाकी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग रेजिस्ट हो जाता है, एंड इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एटीपी को सिंथेसिस बंद हो जाता है, तो क्या होगा, बैक्टीरियल सेल में कोई भी एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा एंड सेल का डेथ हो जाएगा, बैक्टीरिया का मौत हो जाएगा। डेलामानिड को यूज किया जाता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के केस में, जब बाकी सब ट्यूबरक्लोसिस का ड्रग फेल हो जाता है उस टाइम यूज होता है डेलामानिड एंड प्रोटोमानिड। ये जो दोनों ड्रग है, ये दोनों ड्रग का एक काम है बैक्टीरियल सेल वॉल का जो माइकोलिक एसिड है जो सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इसको इनहिबिट करना, इंटरप्ट करके बैक्टीरियल सेल वॉल फॉर्मेशन को बंद कर देना। टीबी एक 100% क्यूरेबल डिजीज है, मींस एक बार अगर टीबी हो जाए किसी को तो अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर डायग्नोसिस में वो रहे तो ठीक हो सकता है कुछ ही दिन में, कुछ ही साल में वो प्रॉपरली नॉर्मल लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ट्यूबरक्लोसिस अगर किसी को हो जाए तो एक 100% क्यूरेबल डिजीज है। हमारा मन पे जितना भी मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट हुआ है ये सब कुछ हटा के नया डायग्नोसिस प्रोसीड्योर, नया ट्रीटमेंट प्रोसीड्योर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंड ये करने के बाद क्या होगा, इंडिया एक नंबर 1 फिटनेस कंट्री बन सकता है। जो टीबी में नंबर 1 है, टीबी के नंबर 1 से हम लोग फिटनेस एंड हेल्थ में नंबर 1 बन सकते हैं, लेकिन इनके लिए हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, एंड नया एक इंडिया के लिए हम लोग को फिट होना भी पड़ेगा। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला, अगर इस चैनल से आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें फार्मा फिटनेस टीवी। थैंक यू सो मच।